क्लास 8 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब टॉपिक चैप्टर वुमेन्स कास्ट एंड रिफॉर्म्स के कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। हम लोग ने लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लास के अंदर एजुकेशन फॉर गर्ल्स, वुमेन्स राइट अबाउट वुमेन्स वो डिस्कस किया था कि वुमेन्स ने जब उन्होंने अपने आप को एजुकेट किया, बहुत सारी वुमेन्स ने, तो फिर वुमेन्स की कंडीशंस को खुद उन्होंने दे राइट डाउन थ्रू द नॉवेल्स, जर्नल्स। तो इस तरह से उन्होंने बुक्स लिखी उसके थ्रू ताकि उनकी कंडीशंस में सुधार आए। साथ साथ लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो आज हम लोग जो मोस्टली डिस्कस करने वाले कि किस तरह से कास्ट को और किस तरह से फिर सोशल रिफॉर्मर्स ने इसे रिफॉर्म्स करने की शुरुआत की। द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज द पैराडिग्मेटिक इंथ्रोग्राफिक एग्जाम्पल्स ऑफ कास्ट। तो ये वर्ड्स जो पैराडिग्मेटिक एंड इंथ्रोग्राफिक एग्जाम्पल्स ऑफ कास्ट क्या कहा जा रहा है कि इंडिया में जो कास्ट सिस्टम्स है ये एकदम मतलब पैराडिग्मेटिक का मतलब होता है प्रतिमान संबंधित, मतलब प्रेस्टिजियस मैटर्स होता है। तो इसे क्या बोलेंगे? प्रतिमान संबंधित, दैट वाज प्रेस्टिजियस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? पैराडिग्मेटिक का प्रतिमान संबंधी। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रेस्टिजियस मैटर। कि अगर कोई भी कास्ट से रिलेटेड कुछ होता है तो डिपेंड करता है कि वो कौन से कास्ट का है नहीं है। तो इंडिया के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एंड इंथ्रोग्राफी दैट वाज अ स्टडी। तो यहाँ पर ये कास्ट सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और इसके ऊपर ही मोस्टली बहुत से लोगों ने इवन दे स्टडीड अबाउट कि क्या है, किस तरह से है। तो इंथ्रोग्राफिक एग्जाम्पल्स ऑफ कास्ट मीन्स द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में, उसके बारे में जानकारी हासिल करना। ठीक है, इंथ्रोग्राफी का मतलब होता है स्टडी अबाउट अ पर्टिकुलर ह्यूमन सोसाइटी, अबाउट देयर कल्चर्स, अबाउट देयर लाइफस्टाइल्स, अबाउट देयर कास्ट। तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? कास्ट के बारे में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाता है इंथ्रोग्राफी। तो लिख देती हूं मैं, स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर ह्यूमन सोसाइटी। तो सोसाइटीज में बहुत कुछ होती है। सोसाइटीज के अंदर कल्चर स्टडी कर सकते हैं, ह्यूमंस की बिहेवियर्स, ह्यूमंस की लाइफस्टाइल्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? कास्ट को लेके। तो यहाँ पे मेनली किसके ऊपर हो जाएगा? स्टडी ऑफ दैट कास्ट रिलेटेड। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम है ये बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस मैटर्स है एंड द पीपल्स दे ट्राई टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो ये एग्जाम्पल्स जो है वर्ल्ड के सामने, इंडिया के ये चीजें सामने। तो इस चीजों को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो ये जो है इट हैज ऑरिजिन इन एंशिएंट इंडिया। कि ये कास्ट सिस्टम एक्चुअली ऑरिजिन कहाँ से हुआ, इसकी स्थापना कहाँ से, जो ये इसका मेन शुरुआत कहाँ से हुई। तो ऑरिजिन देखा जाता है कि ये एंशिएंट इंडिया में एंशिएंट टाइम से शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे इसे लोगों ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग ट्रांसफॉर्म करते गए। एंड रूलिंग एलाइट्स का मतलब होता है रिच पीपल। ठीक है, तो रूलिंग एलाइट्स मीन्स जो पीपल, जो पैसे वाले थे, जो रूलर्स थे, उन्होंने अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, अपनी बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफर करते गए। मिडिवल इंडिया के अंदर भी हुआ, अर्ली मॉडर्न एंड मॉडर्न इंडिया जो भी चल रहा है हमारा, ये इसमें भी यूज किया जाता है, कास्ट को इन्वॉल्व किया जाता है और उसे भी यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ये सबसे ज्यादा जो मिडिवल इंडिया में अगर हम लोग देखते हैं तो मिडिवल इंडिया के अंदर मुगल्स एंड द ब्रिटिशर्स दे यूज्ड कास्ट इन सच अ वे फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। तो उन्होंने इस कास्ट बेस को यूज किया बहुत ही अच्छे से अपनी बेनिफिट के लिए, उनके लिए नहीं, बस उनको यूज किया गया। दैट वाज वी कैन से दैट एक्सप्लॉइट किया गया उनको। द रोल ऑफ द ब्रिटिश राज ऑन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया वॉज कॉन्ट्रोवर्सियल। बहुत ही ज्यादा विवादों में रहा, पब्लिक डिस्कशन में रहा कि जो ब्रिटिशर्स ने कास्ट को लेके उन्होंने सिस्टम किया, रूल किया, डिवाइड किया सोसाइटी को, ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में रहा। कॉन्ट्रोवर्सीज में, विवादों में, दैट वॉज पब्लिक डिस्कशंस।
Now, the caste system become legally rigid during the Raj. That was कि बहुत ज़्यादा सख्त उसे फॉलो करना। तो ये कास्ट सिस्टम जो था उस राज के समय में, ब्रिटिश राज हो या फिर मुगल एम्पायर, तो ये बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुका था, इसे चेंज करना बहुत मुश्किल थी। सो द व्हेन ब्रिटिश स्टार्टेड टू इनोमरेट, जब ब्रिटिशर्स ने इसको शुरू किया, उसके ऊपर डिस्कस करना, उसके ऊपर काम करना, एक एक कास्ट को लेके, ड्यूरिंग दियर 10 ईयर सेंसस, जब वो सेंसस शुरू हुआ था। सेंसस जब भी कोई चीज़ होती है कि बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन कितना है, कौन सा कास्ट कितना है, कौन से रिलीजियस में कितने लोग वर्क करते हैं, तो इस चीज़ों को सेंसस किया जाता है। ये गवर्नमेंट करवाती है 10 ईयर्स में, ठीक है। तो इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने जब ये करवाया था, दैट वाज आल्सो बी डन इनोमिनेटेड, का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ थिंग्स विच वॉज डन वन बाय वन। तो इस तरह से उन्होंने शुरुआत की कास्ट को लेके, और ये 10 ईयर्स के अंदर, सेंसस के अंदर, and meticulously codified the system, that was फर्स्ट कैटेगरी में कौन आएगा, सेकंड कैटेगरी में कौन आएगा, थर्ड कैटेगरी में कौन आएगा, ये सेंसस के अकॉर्डिंग उन्होंने कास्ट को एक फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस टू द लोएस्ट प्लेस उसको उन्होंने कोडिफाई कर दिया गया। तो ये ब्रिटिशर्स ने किया। बिटवीन 1860s एंड 1920s द ब्रिटिश सेग्रीगेटेड इंडिया और इंडियन बाय कास्ट। इवन उन्होंने 1860s में, 90s में क्या क्या, 60s एंड 1920s के अंदर उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इंडिया को सेग्रीगेट, मतलब डिवाइड करना, सेपरेट करना, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट करना बेस्ड ऑन कास्ट, कि ये कास्ट वाले अलग है, इनका ग्रुप अलग बना दो। तो इस तरह से उन्होंने भेदभाव शुरू कर दिया, लोगों के मन में ये डालना शुरू कर दिया दैट यू पीपल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दिस ग्रुप्स। तो ग्रांटिंग अचीव, तो जो भी अच्छी जॉब्स थे तो किसको मिला गया, अपर कास्ट वाले को, सीनियर्स अपॉइंटेड अपर कास्ट, तो अच्छी अच्छी पोस्ट ये सारे उन लोगों को दिया गया, लोअर कास्ट को, और जो उन्होंने कैटेगराइज किया था उन लोगों को उन्होंने नीचे कर दिया और उनको एकदम लोएस्ट रैंक वाला दिया। इवन दे वर नॉट बीन गेटिंग जॉब्स ऑल्सो। तो इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने कास्ट सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा और एक्सप्लॉइट कर दिया था, दैट वॉज मिडिवल्स एंड द अर्ली मॉडर्न एरा के अंदर। Starting the 19th century, the British colonial government passed a series of law. तो उसके बाद जब 19th century की शुरुआत हुई तो गवर्नमेंट से बहुत कुछ नया नया रूल्स बनाया। तो उन्होंने बहुत से अलग अलग रूल्स बनाई that applied to Indian based on their religious and caste identifications. और वो सभी जो थी किसके बेस पे था, वो सभी रिलीजियस एंड कास्ट के बेस पे ही उन्होंने बनाया। The British colonial governments, for instance, enacted the Criminal Act of 1871। ये ब्रिटिशर्स ने जब किया था फॉरेस्ट, जब उन्होंने फॉरेस्ट को क्या किया था, फॉरेस्ट एक्ट रूल्स बनाई थी, फॉरेस्ट को उन्होंने कंजर्व कर दिया था, प्रोटेक्ट कर दिया था, मतलब उसको रिजर्व कर दिया, कोई वहां नहीं जा सकता। और ट्राइबल्स पीपल्स तो एकदम नहीं, क्योंकि ट्राइबल्स का क्या होता है, ट्राइबल्स जो होते हैं वो उनके लिए घर क्या है, फॉरेस्ट है। तो ब्रिटिशर्स ने जब ये रूल्स बनाया फॉरेस्ट एक्ट, तो उसके अंदर क्या हो गया, फॉरेस्ट में ट्राइबल्स को अलाउड नहीं था, दे कैन नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो उनकी लाइवलीहुड जो थी ट्राइबल्स की, वो किस पर डिपेंड थी, फॉरेस्ट पे डिपेंड थी। अब वो फॉरेस्ट से कुछ भी नहीं ले सकते, तो वो किस तरह से उनके लाइवलीहुड जो है वो कैसे जिंदा रहेंगे। सो द सम ऑफ देम ट्राइबल्स क्या करते थे, दे ट्राई टू एंटर इनटू द फॉरेस्ट। तो व्हेन दे एंटर इन द फॉरेस्ट टू गेट समथिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया से कुछ लेके आए, तो अगर उनमें से कुछ लोग पकड़े गए तो जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने एक्ट बना दिया, दैट क्रिमिनल एक्ट, और उन्हें एक फिक्स्ड एरिया दे दिया गया, दैट दे आर गोइंग टू स्टे इन दिस पर्टिकुलर एरिया, और इस एरिया बाउंड्री से बाहर नहीं जाएंगे। और उनको एक टैग लगा दिया गया दैट दे आर क्रिमिनल्स बिकॉज दे आर जस्ट स्टीलिंग समथिंग, मीन्स चोरी कर रहे ये लोग फॉरेस्ट में से, तो उसको नाम दे दिया गया क्रिमिनल ट्राइब्स करके। तो ये चीज़ें रूल्स बना दिया गया, तो ये गलत चीज़ें थी, तो उनको एक कैटेगराइज करने के लिए, अलग करने के लिए कि आप अलग हो। दिस लॉ डिक्लेयर एवरीवन बिलोंगिंग टू सर्टन कास्ट टू बी बॉर्न विद क्रिमिनल टेंडेंसी। अब जो भी बच्चे का जन्म होता है ट्राइब्स के अंदर, भले वो कोई कहीं का भी ट्राइब्स क्यों ना हो, तो अब वो उनको क्या टैग मिल जाएगा, दैट दे आर क्रिमिनल्स। तो ये था जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की और किया। इस चीज़ों को लेके रिफॉर्मर्स जो थे, दे ट्राई टू चेंज दिस सिस्टम, बिकॉज दिस सिस्टम जो था वो सही नहीं था, डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना कास्ट को लेके, जो स्टार्टिंग से वो लोग चाहते थे कि हमें सोसाइटी को रिफॉर्म्स करना, अच्छा करना है, और यहाँ ब्रिटिशर्स ने जो है कास्ट को यूज करना शुरू कर दिया। सो द रिफॉर्मर्स ऑफ दिस पीरियड कंडेम, निंदा करना, दैट वाज बात चीज़ों में
कि ये जो कास्ट इनइक्वालिटीज है वो सही नहीं है, वी शुड कंडेम दैट, उसे हमें सही से इसे यूज नहीं करना है, इनइक्वालिटीज को हटाना है, मिटाना है। तो जैसे राजा राम मोहन रॉय थे सोशल रिफॉर्मर्स के अंदर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, स्वामी विवेकानंद थे, दे ऑल वर्क फॉर कास्ट रिफॉर्म्स, इन सभी ने कास्ट रिफॉर्म्स के लिए काम किया। इन वेस्टर्न इंडिया के अंदर देखा गया गोपाल हरे देशमुख, ज्योतिबा, फिर रामकृष्णा भंडेरकर, M.G. रानादे, रामाबाई रानादे, दे आर द प्रोमिनेंट रिफॉर्मर्स जो उन्होंने वेस्टर्न इंडिया के अंदर काम किया। तो इसी तरह से अलग अलग ईस्ट के अंदर, वेस्ट के अंदर, नॉर्थ के अंदर, साउथ के अंदर अलग अलग सभी लोगों ने रिफॉर्मर्स से काम किया। ऑल ऑफ देम टुगेदर दे स्पोक अबाउट एंड दे राइट अबाउट कास्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, कि कास्ट के खिलाफ आवाज उठाया कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो इसी तरह से डिमांड्स आया कि हमें इक्वलिटी चाहिए, हमें न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, समाज में सारे कास्ट को एक जैसा होना चाहिए, दे शुड गिव इक्वलिटी फॉर एवरी कास्ट, जॉब भी सबको मिलना चाहिए। तो इसी तरह से ये डिमांड आना शुरुआत हुआ बिकॉज द रिफॉर्मर्स दे ट्राई टू पुट प्रेशर्स कि हमें वर्क करना है कास्ट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम्स में। तो ग्रेजुअली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरीज में ये चीजें शुरुआत हो गई, द डिमांडेड कास्ट इक्वलिटीज के लेके। पीपल फ्रॉम विद इन द नॉन ब्राह्मीण, जो नॉन ब्राह्मण से उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया, कास्ट began organizing movement against caste discrimination, social demand, social equalities and justice। तो यहाँ पे मिड ऑफ द 19th सेंचुरीज में देखा गया कि लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया। एंड बेसिकली कौन थे ये? नॉन ब्राह्मण कास्ट के लोग थे, जहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, मीटिंग ऑर्गेनाइज की, रैली निकाली, मूवमेंट किया, किसके खिलाफ? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ। एंड उनका डिमांड था कि हमें सोशल इक्वलिटी चाहिए, समाज में सबको बराबर अधिकार मिले और सबको न्याय मिले, इस तरह से। तो इसी तरह से एक एग्जाम्पल्स है, द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया मूवमेंट किया गया था एंड इट वाज फाउंडेड बाय घासीदास। ये कौन थे? हु वर्कड अमंग द लेदर वर्कर्स, जो वो खुद एज अ लेदर वर्कर्स के बीच में काम किया। उन्होंने एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज की सो दैट द पीपल, जो पीपल्स वहाँ पे काम करते हैं, उस वर्कर्स के अंदर, उस फैक्ट्रीज के अंदर, उनकी लाइफ, जिसके स्टेटस है, सोशल स्टेटस, वैसे और भी लोगों उनका लाइफ थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, सोशल स्टेटस इम्प्रूव हो जाए। तो उन्होंने सतनाम मूवमेंट शुरुआत की थी एंड इट वॉज फाउंडेड बाय घासीदास। ठीक है। इन ईस्टर्न बंगाल ऑल्सो हरिदास ठाकुर, मातो सेक्ट, तो यहाँ पे बंगाल के अंदर में देखा कि हरिदास ठाकुर ने मूवमेंट शुरू किया, नाम रखा था मातो सेक्ट। हु वर्कड अमंग चंडाल्स, के कल्टिवेटर्स जो थे उनके थ्रू उनके लिए काम किया। हरिदास क्वेश्चंस ब्राह्मिकल्स टेक्स्ट, हरिदास ने जो ब्राह्मण्स टेक्स्ट है, जो बुक्स लिखी है ब्राह्मण्स, उन्होंने उसके ऊपर क्वेश्चंस किया दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम, की ये बुक्स में जहाँ पे कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करता है, ये बुक सही नहीं है। कि जहाँ पे कहीं पर भगवान ने कहीं नहीं बोला कि हमें भेदभाव करना चाहिए, तो बुक्स में किस तरह से कहा जाता है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए कास्ट सिस्टम्स को। तो हरिदास ने इनकी ब्राह्मण्स की जो टेक्स्ट बुक्स थी, जो टेक्स्ट थी, उनके ऊपर क्वेश्चंस किया। इन व्हाट इज प्रेजेंट डे केरलम अ ग्रुप फ्रॉम एग्जिस्ट कास्ट, तो इन्होंने भी क्या किया? श्री नारायण गुरु प्रोक्लेम द आइडियल्स ऑफ यूनिटी ऑफ हिज पीपल्स। तो अलग अलग साउथ से, नॉर्थ से, सब जगह से लोगों ने अलग अलग तरीके से दे ऑल ट्राई टू यूनाइट, कि सबका एक ही था कि द आइडिया ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल्स, कि सभी लोगों को एक करना चाहिए। तो ये किसका था? श्री नारायण गुरु जी का था। He argued against treating peoples unequally on the basis of caste differences। इन्होंने भी कहा कि हमें लोगों को भेदभाव और उनके साथ जो हम व्यवहार करते हैं कास्ट को देख के, कि अच्छे कास्ट वाले को उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और जो निचले वाले हैं उनको अलग तरीके से बोलते हैं, उनके साथ अलग व्यवहार करते हैं, ये सही नहीं है। हमें इक्वल होना चाहिए, अनइक्वल नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग्स टू द सेम काइंड्स। इनका मानना था कि भगवान जिस तरह से ऑल ह्यूमन बींग्स जितने सारे सब सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वन कास्ट, वन रिलीजियस, वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड्स। सभी भगवान एक है, रिलीजियस एक है, तो हम सब एक है। तो इसी तरह से इनका ये स्टेटमेंट्स था। ऑल दीज सेक्ट्स वेर फाउंडेड बाय लीडर्स हु केम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण्स कास्ट।
तो जितने सारे सेक्स फॉर्म हो, जितने सारे मूवमेंट, जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन जो थे, उनके लीडर्स जो आए थे वो सारे नॉन ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते थे और उन सभी ने इन सब के लिए काम किया. They try to change their habits, those habits and practice which provoke the contempt of dominant caste. और उन्होंने अपने कास्ट वाले को, जो निचले कास्ट वाले को, सभी को कहा कि अपनी हैबिट, अपने व्यवहार, अपना प्रैक्टिस चेंज करें. नहीं तो उसी चीजों को लेके क्या करते हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो डोमिनेट करते समाज के ऊपर, हुकूमत करते, वो उसी चीजों के ऊपर, उसी चीजों को लेके वो हम पे उंगली उठाते. तो हमें अपने आप को सबसे पहले सुधारना चाहिए. तो ये बहुत अच्छी बात थी. उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारना चाहिए ताकि लोग हमारी कमी को लेके उंगली ना उठाए, फिर हमें ना बोले कि हम इसीलिए निचले जात के हैं, फिर लोअर कास्ट के हैं. दे ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम अमंग द सबऑर्डिनेट कास्ट. और उन्हें कि अपने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अपने को खुद को रिस्पेक्ट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. तभी आपको कोई दूसरा कोई रिस्पेक्ट करेगा. तो ये चीज़ें उन्होंने लोगों को, अपने लोगों को समझाने की कोशिश की. नेक्स्ट टॉपिक से हमारा द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट. तो उन्होंने जो मूवमेंट किया था वो मूवमेंट्स क्या था. सो इन मिड 19th सेंचुरीज में मूवमेंट शुरुआत हुई. धीरे धीरे लोगों ने शुरुआत की, आवाज़ उठाना शुरू किया, डिमांड करना शुरू किया. तो अब मूवमेंट में थोड़ा सा दैट वाज लोगों ने पार्ट करना शुरू किया, राइज, मतलब दे स्टार्टेड अपनी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना, लोगों को बताना. तो अर्ली 20th सेंचुरीज में ये मूवमेंट ज़्यादा स्टार्ट होना शुरुआत हो गया. द इनिशिएटिव केम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट फ्रॉम दैट हैज एक्वायर एक्सेस टू एजुकेशन, वेल्थ एंड इन्फ्लुएंसेस. तो ये नॉन ब्राह्मण्स ने ही वापस से शुरुआत की. वही लोग थे जो उन्होंने अपनी पैसे के कारण अपने आप को पढ़ाया, अपने आप को और अच्छा बनाया. तो इन लोगों ने अपने निचले वाले लोगों को और उनको अच्छा बनाने के लिए तो ये मूवमेंट नॉन ब्राह्मण्स ने ही शुरुआत की, कि जो अपने आप को उन्होंने एजुकेट किया, जिसके कारण उन्हें समझ में आया कि कितना ज़रूरी है अपने आप को एजुकेट करना, नॉलेज लेना एंड ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस को रिमूव करना. They argued that Brahmins were heirs of Aryans invaders from the north who had conquered southern land from the original inhabitants of the regions, the indigenous Dravidian races. इन लोगों का मानना था कि जो ब्राह्मण्स थे वो आर्यंस जो है ब्राह्मण्स, उनके पूर्वज है वो आर्यंस. तो ये लोग जो है नॉर्थ से आए थे और साउथ में उन्होंने पूरी की पूरी जो भी एरिया था उन्होंने कंकर कर लिया, कब्जा कर लिया. कब्जा किसे किया? जो उस एरिया में जो उनका खुद का निवासी थे, जो नेटिव पीपल्स थे, ओरिजिनल इनहैबिटेंट थे, उनसे उन्होंने उससे लैंड छीन लिया. और इनहैबिटेंट कौन थे? द ड्राविडियन रेसेस. तो ये ड्राविडियन रेसेस जो थे वो इंडिजीनियस थे. तो यहाँ पर कौन आ गया? ब्राह्मण्स. तो इसी तरह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स कौन है? वो इंडिजिनियस ड्राविडियन रेसेस है. सो दे ऑल चैलेंज ब्राह्मिकल्स क्लेम्स टू पावर. तो उन्होंने सभी ने कहा कि ब्राह्मिकल्स जो है ये बाहर से आए हुए हैं, इन्होंने अपने आप को पावरफुल बना लिया है, तो ये सही नहीं है. E.V. रामास्वामी नेचर्स, और जिसे मोस्टली पेरियर के नाम से कहा जाता है, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरियर, केम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली. और ये भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे. इंटरेस्टिंगली ही हैज ऑल्सो सीन एन एस्थेटिक इन हिज लाइफ, अर्ली लाइफ एंड हैड स्टडीड. तो इन्होंने भी अपने अर्ली लाइफ में बहुत कुछ देखा, बहुत मुश्किलों से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, क्योंकि ये चीज़ें जो थी वो सब जगह था, कास्ट सिस्टम सब जगह प्रिवेल कर रहा था. तो ये चीज़ें उनको भी बहुत ज़्यादा उनको पता है कि कितनी तकलीफ़ें करनी पड़ी. एंड ये स्टडी संस्कृत, उन्होंने संस्कृत के जो स्कल्पचर्स हैं उन सबको स्टडी की केयरफुली, और उन्होंने लेटर ही बिकम अ मेंबर. तो उन्होंने बहुत कुछ स्टडी किया संस्कृत को लेके, सब कुछ. बाद में इनके काम को लेके उन्होंने जो भी किया, तो जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस ने उनको एज अ मेंबर उनको एज अ अपॉइंट किया था. तो ही बिकम द मेंबर ऑफ कांग्रेस. लेकिन उन्होंने कांग्रेस को क्या किया? ओनली ही लीव दैट. उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ दिया, क्योंकि जब एक मीटिंग के अंदर उन्होंने देखा दैट वाज अ फीस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के थ्रू, और वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट जो थी वो उन्होंने कास्ट के अकॉर्डिंग बैठा दिया था, कास्ट डिस्टिंक्शंस के अकॉर्डिंग, कि लोअर कास्ट को एकदम जो है बहुत दूर में बैठाया गया, अपर कास्ट को उस तरह से अलग अलग. तो ये चीज़ों को देख के उनको बहुत बुरा लगा, और इसी तरह से उन्होंने कांग्रेस जो नेशनलिस्ट पार्टी थी उनको उन्होंने छोड़ दिया. Convinced that untouchability had a fight for his dignity.
क्योंकि उनको ये छुआछूत है, इसके लिए उन्होंने कि हमें अपने डिग्निटी के लिए, हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से कि अगर मैं वहाँ रहूँगा तो मैं कैसे लड़ पाऊँगा, तो पेरियर फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इन्होंने फिर एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ऑर्गेनाइज की। ही आस्क्ड द अनटचेबल्स, इन्होंने अनटचेबल्स को आवाज और उनसे पूछा दैट वे आर द ट्रू अपहोल्डर्स ऑफ एन ओरिजिनल तमिल्स एंड द्रविडियंस कल्चर, कि देखा जाए तो कि सही मायने में यही ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है तमिल के अंदर, एंड द्रविडियंस कल्चर्स है, ओरिजिनल इंडिजिनियस पीपल्स है, जिसने ब्राह्मण्स ने, जिसके ऊपर ब्राह्मण्स ने, तो द्रविडियंस कल्चर्स जो भी ओरिजिनल कौन है, तमिल एंड द्रविडियंस है, तो ये लोग, तो इनके ऊपर रूल कौन कर रहा है, ब्राह्मण्स कर रहा है। तो इस तरह से उन्होंने आवाज उठाया कि अपने लिए, अपने हक के लिए अपने को लड़ना चाहिए। ही फील दैट ऑल द रिलीजियस अथॉरिटीज, जितने सारे सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वालिटी एज गॉड गिवन, जितने सारे रिलीजियस अथॉरिटी जो समाज को बोलते हैं कि समाज में कंट्रोल करते हैं पावर्स को, रिलीजियस मैटर्स को लेकर समाज में बड़े बड़े लोग हैं, सभी ने, उन्होंने क्या कहा कि गॉड ने क्रिएट किया इनइक्वालिटीज को। तो अनटचेबल्स हैड फ्री देमसेल्फ देयरफॉर फ्रॉम ऑल रिलीजियस इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इनइक्वालिटीज। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि अनटचेबल्स ने कहा कि हम सब इस चीज़ों को, रिलीजियस को नहीं मानते, हम फ्री, वी आर फ्री एंड वी वांट टू गेट इक्वलिटी। समाज में हमें पूरी सही से अधिकार मिलना चाहिए, सभी रिलीजियस के जैसे हमें भी मिलना चाहिए। पेरियर वॉज एन आउटस्पोक क्रिटिक्स ऑफ हिंदू कल्चर्स, उन्होंने बहुत कुछ उसके ऊपर चर्चा की है, हिंदू कल्चर्स के ऊपर, स्पेशली कोड ऑफ मनु, जो मनुस्मृति उसमें जो लिखा गया है, द एंशियंट लॉ गिवर, जिसके अंदर बहुत कुछ रूल्स लिखा गया है, द भगवद गीता, द रामायण। He said that these texts has been used to establish the authority of Brahmins over lower caste and the domination of men over women. तो उन्होंने कहा कि इन सभी चीज़ों में, इसमें क्या लिखा गया है कि अथॉरिटी जो है, कंट्रोल कौन करेगा, ब्राह्मण जो है समाज को कंट्रोल कर रहा है और लोअर कास्ट के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, और जो वुमेन्स है वो भी उनके ऊपर डोमिनेट कौन कर रहा है, उनके ऊपर मैन डोमिनेट कर रहा है। तो ये सही नहीं है, गलत है। दिस एजर्शन डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। तो इस स्टेटमेंट को जो उन्होंने कहा, लोगों ने सचमुच, क्योंकि किसी को पसंद आएगा, किसी को पसंद नहीं आएगा, दैट वाज सच अ चैलेंजिंग। सो दिस एजर्शन, दैट वाज अ स्टेटमेंट दैट वाज स्ट्रांगली, जो उन्होंने कहा, डिड नॉट गो अनचैलेंज, लोगों ने उसको चैलेंज किया। द स्पीच, राइटिंग एंड मूवमेंट ऑफ लो कास्ट लीडर डिड lead to rethinking and some self-critics among upper caste nationalist leaders also। जो स्पीच लिखा गया, राइटिंग्स, एवरीथिंग नाउ, कि कास्ट जो भी था, कि कास्ट को लेके जो लोअर कास्ट को था, जितना से उसको डोमिनेट कर रहे थे अपर कास्ट, उस सब चीज़ों को लेके कि वापस से लोग सोचे उसके बारे में, और इस चीज़ों पे चर्चा शुरुआत हो गई। बट द ऑर्थोडॉक्स जो हिंदू थे, दे रिएक्टेड, founding Satanam Dharma Sabha and the Bharat Dharma Mahamandal in the north and associations like the Brahma Sabha in Bengal। तो जिस तरह से इन्होंने अपना शुरुआत किया, तो उसी तरह से इनको काउंटर रोकने के लिए जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, उन्होंने भी अपना एक सोसाइटी बना लिया, फाउंड कर लिया, और जिसके थ्रू वो अपने बारे में, अपने जिस तरह से कि वो रूल करे, क्यों करे, क्योंकि ये लिखा गया टेक्स्ट के अंदर, तो अपने आप को करेक्ट करने के लिए उन्होंने भी शुरुआत कर दी। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एसोसिएशन वाज टू अपहोल्ड कास्ट डिस्टिंक्शंस एज अ कॉर्नस्टोन्स ऑफ हिंदुइज्म। और इनका मेन जो इंटेंशंस था, दैट वाज धर्मा सभा एंड भरत धर्मा महामंडल का, कि जो कास्ट है, ये डिस्टिंक्शन जो है, ये रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, एंड दैट वाज द कॉर्नस्टोन, मतलब ये ऐसा है कि वो हिंदुइज्म के अंदर हमेशा ही रहेगा। एंड शोज हाउ दिस वाज सैंक्शन बाय स्क्रिप्चर्स, क्योंकि ये स्क्रिप्चर्स के अंदर लिखा गया है, इसी तरह से हम चेंज नहीं कर सकते। डिबेट्स है, स्ट्रगल्स है, वह कास्ट कंटिन्यू, तो इसी तरह से कास्ट को लेके उनका स्ट्रगल्स, उनकी डिबेट्स, ये कंटिन्यू जो है उस समय से चली आ रही है, जो आज भी मोस्टली चल रही है। ठीक है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, इसे आगे डिस्कस करते रहेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।